नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल द उड़ान में। मैं अनिल और आज हम बात करेंगे जिला एवं सत्र न्यायालय और कुछ कानून से जुड़ी हुई कुछ सामान्य शब्दावलियों के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं कानून से जुड़े हुए जिसके बारे में हम रात दिन इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार हमें पता होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो आज हम उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीडर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, AOR, जज एंड मैजिस्ट्रेट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉयर क्या होता है। तो दोस्तों, लॉयर का मतलब होता है विधिज्ञ, जिसको विधि की जानकारी है, जिसको कानून की जानकारी है। और सिंपल भाषा में जैसे हम बात करते हैं तो जिसने भी LLB किया है, मतलब जिसके पास में लॉ की डिग्री है, वो एक लॉयर है। तो क्या ये लॉयर और ये जो एडवोकेट है वो दोनों एक समान है? क्या एक ही वर्ड है या अलग अलग है? तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है। एक लॉयर जो होता है वो आपको कानून की सलाह दे सकता है, लेकिन वो आपकी तरफ से कोर्ट के अंदर आपकी तरफ से आपका पक्ष नहीं रख सकता या वो वकालत नहीं कर सकता। एडवोकेट, तो दोस्तों एडवोकेट है अब जिसने लॉ कर लिया है, अब उसको क्या करना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वो एग्ज़ाम क्लियर करके। तो इसको जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, तो ये ऑथराइज हो जाएगा आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए कोर्ट के अंदर। तो इसको अगर एडवोकेट को हिंदी में अगर बोले तो इसको अधिवक्ता बोलते हैं, मतलब कि आधिकारिक वक्ता। ये आपका कि आधिकारिक वक्ता है, आपकी तरफ से आधिकारिक रूप से ये पक्ष आपका रख रहा है। बैरिस्टर, जैसे आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी है वो बैरिस्टर थे। तो ये बैरिस्टर क्या है? तो दोस्तों, ये बैरिस्टर है, ये एक एडवोकेट ही है, लेकिन जिसने भी ब्रिटेन से या इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, उससे अगर किसी ने लॉ की डिग्री ली है और एडवोकेट का क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको बैरिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जिसको हिंदी में लोक अभियोजक भी कहते हैं, मतलब कि ये एक सरकार की तरफ से किसी पीड़ित का पक्ष रख रहा है ये, तो वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वकील ही होता है लेकिन ये सरकार की तरफ से किसी पीड़ित का पक्ष रख रहा है, तो इसको लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका प्लीडर है, ये आपका निजी वकील हो गया, आपका कोई पक्ष रख रहा है कोर्ट के अंदर किसी मामले में, तो ये प्लीडर हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया एडवोकेट जनरल। तो दोस्तों, एडवोकेट जनरल है, ये है किसी राज्य का पक्ष रखता है ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसको महाअधिवक्ता या महाधिवक्ता भी कहते हैं, भारतीय संविधान के अंदर है वो
इसका उल्लेख है, इसका प्रोविज़न है एडवोकेट जनरल का, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट आपका आता है अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल है, इसको महान्यायवादी भी बोलते हैं, इसका भी भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख है, और ये केंद्र सरकार का पक्ष रखता है या केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है। और सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के अंदर अगर केंद्र सरकार का पक्ष रखना होता है तो ये अटॉर्नी जनरल रखता है। अब ये सॉलिसिटर जनरल, तो ये सॉलिसिटर जनरल है, ये अटॉर्नी जनरल का ही असिस्ट करता है इसको। सॉलिसिटर जनरल है, इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये इसको असिस्ट करने के लिए बनाया है। तो सॉलिसिटर जनरल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका AOR। ये AOR क्या है? तो दोस्तों AOR का मतलब होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये क्या भला है? तो दोस्तों एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप कोई भी मामला, कोई भी केस अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है इसको AOR को पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से मामले हैं वो फाइल करने योग्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो समय है वो बहुत ही कीमती समय होता है। ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन, उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है, तो कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में आने चाहिए या उसके फाइल करने योग्य है, तो एक तरह से कह सकते हो कि उसका फिल्ट्रेशन है वो इस लेवल के ऊपर होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला अगर फाइल करना है तो AOR के थ्रू ही करना पड़ेगा। हालांकि वो मामला कोई भी लड़ सकता है, लेकिन उसको फाइल करने के लिए AOR का होना ज़रूरी है। अभी AOR कैसे बनता है? तो AOR दोस्तों सेम सुप्रीम कोर्ट में इसके क्वालिफ़िकेशन का कोई एग्ज़ाम होता है, तो वो अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आपको बनाया जाएगा। और इसमें भी 1 साल तक आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो कोई रह रहा है, कोई करंट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंडर में आपको 1 साल तक काम भी करना है, तब आप एलिजिबल हो जाओगे AOR के रजिस्ट्रेशन के लिए। AOR के बाद में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, जैसे जज है और मजिस्ट्रेट है, बोलचाल की भाषा में हम लोग जज मजिस्ट्रेट मतलब समझते हैं कि एक ही होता है, लेकिन इसके अंदर दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है? दोस्तों जज को बोलते हैं हिंदी में न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट आपका होता है दंडाधिकारी। मतलब कि सिविल मामले या जो दीवानी मामले हैं जो भी लोअर कोर्ट के अंदर, उसकी अगर सुनवाई है तो वो एक न्यायाधीश करता है, और अगर क्रिमिनल मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, तो उसकी सुनवाई जो है वो मजिस्ट्रेट करता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। हालांकि ये एक ही व्यक्ति होता है, जो आगे हम बताएंगे आपको, इसके लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो हायरार्की है उसके अंदर हम आपको बताएंगे, लेकिन ये दोनों में अंतर ये है कि एक है वो सिविल मामले देखता है और दूसरा है वो जो फौजदारी मामले देखता है, जिसको दंडाधिकारी कहते हैं। जज और मजिस्ट्रेट हो गए। दोस्तों अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं IPC, CRPC और CPC की। ये IPC की ये धारा, CRPC की ये धारा, CPC की ये धारा हम बहुत सुनते हैं। तो दोस्तों IPC का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड है, ये 1860 के अंदर प्रभाव के अंदर आया, और मैकाले को इसका फादर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों देखो, पहले पुराने ज़माने में क्या था ना कि हिंदुओं के अलग नियम है, मुसलमानों के है वो अलग नियम है, तो मतलब कि इनके अलग अलग पर्सनल लॉज होते थे। तो यहाँ पे मैकाले ने क्या किया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम है वो उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन या सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी थी। तो उसने IPC बनाया था, सबके लिए एक टाइप का कानून होना चाहिए। तो
हालांकि कुछ मामले जो हैं आज भी उनके पर्सनल मामले हैं जो वो खुद है कंट्रोल करते हैं, हिंदू और मुस्लिम है, मैरिज एक्ट हो गया जैसे उनका, इस टाइप के। लेकिन ये आईपीसी में पहली बार मैकाले ने इसके ऊपर काम किया था और इसको 1860 के अंदर ही आई। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सीआरपीसी की। तो दोस्तों सीआरपीसी है, इसका मतलब होता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आपके जो क्रिमिनल मामले जितने भी हैं, फौजदारी मामले जितने भी हैं, उनसे संबंधित जितनी भी धाराएं हैं और जितने भी कानून हैं, उनकी व्याख्या सारी है वो आपको मिलेगी सीआरपीसी के अंदर। सीआरपीसी 1973 में अस्तित्व में आया। इसका आप है जो सन याद रख लीजिए, इसका ईयर याद रख लीजिए बस। सेम सीपीसी है, ये है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड मतलब आपके सिविल मामले जितने भी हैं, दीवानी मामले जो हैं, वो उसके कानून जितने भी हैं उनको उनकी व्याख्या की गई है, या वो सारे कानून जो है वो सीपीसी के अंदर मिलेंगे आपको। और सीपीसी 1908 के अंदर ये पावर के अंदर आया, लागू हुआ। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर फ़र्क क्या है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों आईपीसी जो है इसके अंदर होते हैं सब्सटेंटिव लॉ। सीआरपीसी में आपके हो जाएंगे प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मतलब कि आईपीसी के अंदर है वो मूलभूत कानून होते हैं और सीआरपीसी में प्रोसीजरल कानून होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मूलभूत कानून हो गए, जैसे कि आपका कोई क्राइम हुआ है, क्राइम, उसका नेचर, उसकी पनिशमेंट, ये सब है वो मोटे तौर पे थोड़ा सा इसके अंदर आईपीसी के अंदर दिया होता है। क्या क्राइम हुआ है, नेचर क्या है उसका, पनिशमेंट क्या हो सकती है। तो मतलब कि जैसे ही कहीं कुछ क्राइम होता है ना, तो पुलिस सबसे पहले आईपीसी देखती है। आईपीसी देखेगी, अच्छा हाँ क्या क्राइम हुआ है, ओके, नेचर क्या है, पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है। तो आईपीसी देख के और उसके आधार पे है वो चार्ज फ्रेम करती है। वो धाराएं जो लगानी होती है, वो चार्ज फ्रेम जो करने होते हैं, वो आईपीसी के हिसाब से होते हैं। उसके बाद में ये देखते हैं सीआरपीसी। अब सीआरपीसी में है प्रोसीजरल लॉ, मतलब कि इसका अब प्रोसीजर कैसे होगा, जो है उसको इन्फोर्समेंट कैसे करवाना है, प्रोसीजर क्या होगा। तो जैसे कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा या कब किया जाएगा, सॉरी, जमानत उसको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इसके अंदर है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, सबूत कैसे करना है इकट्ठे, जांच कैसे करनी है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, उसका ट्रायल कैसे होगा, मतलब कि उसका अ, सुनवाई कैसे होगी उस मामले की। तो ये सब चीज़ है वो लिखे होते हैं आपके सीआरपीसी के अंदर। तो आईपीसी हो गया आपका मूलभूत कानून और सीआरपी हो गए उसके प्रक्रियात्मक कानून, मतलब प्रोसीजरल लॉ हो गए। सेम सीपीसी है, इसके अंदर सिविल मामले जितने भी है उसके प्रोसीजर्स है वो सब इसके अंदर दिए हुए हैं सीपीसी के अंदर। तो ये तीनों में दोस्तों फ़र्क है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट की, और उसकी हायरार्की है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर आप देखा जाए तो मामले होते हैं, मामलों के आधार पे यहाँ पे कोर्ट होगी। एक होगी आपकी सिविल, एक हो जाएगा आपका क्रिमिनल, और रेवेन्यू।
रेवेन्यू कोर्ट है, इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, मतलब कि कार्यकारी दंडाधिकारी। इनका काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, और भी इनके बहुत पावर होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मामले दो तरह के हो जाएंगे, एक सिविल मामला हो जाएगा और क्रिमिनल मामला हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। जैसे अपने 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 ज़िले के अंदर देखा होगा न्यायालय, तो कई जगह पे जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। हालांकि ये न्यायालय अलग अलग भी हो सकते हैं, सिविल न्यायालय और क्रिमिनल न्यायालय। वो वहाँ की राज्य सरकार और वहाँ की हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन्हें अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है उसका, तो उसका पावर है वो विभिन्न राज्य होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है उनको कैसे करना है। लेकिन मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों न्यायालय हैं यहाँ पे। अच्छा, सिविल मामलों की सुनवाई करेगा, सिविल मामलों के लिए आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट जज। सेम वे क्रिमिनल मामलों के लिए हो गया आपका सेशन जज, यानी सत्र न्यायाधीश। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज, इसके नीचे आपका होगा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट सेशन जज, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है और जो सेशन जज है ना, ये दरअसल एक व्यक्ति भी हो सकता है, अलग अलग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो वहाँ के हाई कोर्ट्स और वहाँ के राज्य पे डिपेंड करता है कि वो कैसे वहाँ पे कानून न्याय व्यवस्था है वो देखते हैं। लेकिन कई कई जगह पे या मैक्सिमम जगह के ऊपर ये एक ही जज होता है। जो सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा, और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेगा तो वो सेशन जज हो जाएगा। ये हो गया आपका सत्र न्यायाधीश, और ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट जज है जिला न्यायाधीश। अब एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, ये जो अपर एडिशनल सेशन जज है, जिसको अपर सत्र न्यायाधीश भी बोलते हैं, और सेशन जज है, इन दोनों की एक ही पावर होती है। हालांकि इसको नीचे लिखा है मैंने, लेकिन ये इसका सबऑर्डिनेट नहीं है, हायरार्की के अंदर इसके नीचे नहीं आता है, वो जस्ट हमने ऐसे लिखा है। लेकिन इसका इसका पावर दोनों का बराबर होता है, और ये इसका सबऑर्डिनेट नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो जिला और जो सत्र न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हैं, तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसके आर्टिकल 6 के अंदर भाग 6 में आर्टिकल 233 टू 237 है। भाग 6 के धारा आर्टिकल 233 से 237 है, जिसके अंदर लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रोविज़न होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे लिखा है। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में, ये उसकी एसआई वगैरह या फिर आरएस जो है उन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, असिस्टेंट सेशन जज हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आते हैं आपकी लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये लोअर कोर्ट के अंदर दोस्तों इधर आपका रहेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके नीचे रहेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। सेम इधर रहेगा सिविल जज फर्स्ट क्लास और सिविल जज सेकंड क्लास, ठीक है। अब ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, इनके अंदर जो सीनियर मोस्ट होता है वो एक अपॉइंट होता है दोस्तों CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। तो इनका जो सीनियर मोस्ट होगा वो होगा CJM। CJM को एक तरह से कहा जाता है कि ये एक तरह से पोस्ट ऑफिस का काम करता है, मतलब कि ये मामले जो है ऊपर ट्रांसफ़र या अपील के लिए ऊपर भेजता है, इसका ये काम भी होता है। तो देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पे जिला न्यायाधीश हो गया सिविल मामलों के लिए, और क्रिमिनल मामलों के लिए हो गया सेशन जज हो गया, सत्र न्यायाधीश, ठीक है। इससे नीचे अब आप जाएंगे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है ये, और ये हो गया एडिशनल आपका सेशन जज, यानी कि अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश। तो दोस्तों ये जो है सेम यही है, रोल अलग अलग हो जाता है इनका, लेकिन व्यक्ति वही है, पद इनका। अगर ये सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करेगा तो हो गया एडिशनल सेशन जज, लेकिन ये एक ही है, ध्यान रखिएगा। सेम नीचे के लेवल पे भी ये हायरार्की है, जो इसमें भी सेम ऐसा ही है, रोल अलग अलग हो जाएंगे लेकिन वही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके पनिशमेंट में कितना कितना दे सकते हैं, इनका पनिशमेंट पावर क्या क्या होता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की हम बात करें तो दोस्तों 1 साल का पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट, मतलब कि 1 साल की कैद दे सकता है या 5,000 रुपये जुर्माना दे सकता है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इनकी पावर है ये 3 साल की जेल है दे सकते हैं, 3 साल का दंड दे सकते हैं, प्लस 10,000 रुपये का ये आपको जुर्माना दे सकते हैं। नेक्स्ट CJM की बात करें, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो ये 7 साल तक आपको सज़ा दे सकता है, और जुर्माना जो है वो नो लिमिट। दोस्तों नो लिमिट का मतलब कि ये जुर्माना की राशि कितनी भी दे सकता है, लेकिन वो जो आपका जुर्माना है, जो फ़ाइन है, वो कहीं ना कहीं मेंशन है, वो ऐसा नहीं कि वो कितना ही दे सकता है, लेकिन नो लिमिट लिखा है कि जुडिशियली होना चाहिए वो। नेक्स्ट हम बात करें तो असिस्टेंट सेशन जज जो है, ये आपको मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा दे सकता है, और सेम फाइन है वो नो लिमिट, जुर्माने की राशि है वो कितनी भी हो सकती है। अब अगर एडिशनल जज और सेशन जज की बात करें तो ये है डेथ सेंटेंस दे सकते हैं दोस्तों। डेथ सेंटेंस यानी कि ये मृत्युदंड की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा इनको, मतलब कि हाई कोर्ट की उसमें सहमति होगी तो ही ये डेथ सेंटेंस दे सकता है। जैसे ही कोई मामला आता है इनके पास में और लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है ये, तो डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए इसके अंदर, तो ये हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पे बात करेंगे, मामला पूरा वहाँ पे उनके संज्ञान में लाया जाएगा। तो हाई कोर्ट उसकी निगरानी रखता है, उसको देखता है अच्छे से कि हाँ कि आप इसमें डेथ सेंटेंस दे सकते हो, तो उनके अप्रूवल के बाद में है वो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। सेम वही जुर्माना है वो नो लिमिट।
तो दोस्तों ये तो हो गई इनकी पनिशमेंट की पावर। अब सेम हम बात करते हैं इधर। देखिए ये जो सिविल जज हैं इनके पास में मामले कैसे जाते हैं। सिविल मामला हो गया, जैसे किसी के साथ में कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है, तो जैसे किसी के साथ 50,000 का कोई फ्रॉड हुआ है या 50,000 तक का कोई मामला है, तो वो मामला कहाँ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो सीपीसी है उसके अंदर सेक्शन 6 है एक, जिसके अंदर पिक्यूनरी जरिडिक्शन, यस पिक्यूनरी जरिडिक्शन है जिसके अंदर दिया हुआ है। पिक्यूनरी जरिडिक्शन के हिसाब से मतलब कि धन संबंधी कितना अधिकार क्षेत्र होता है, कि कितने पैसे का मामला है वो कौन सी कोर्ट में जाएगा, वो सब उसके अंदर लिखा हुआ है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है मोर देन 5 लाख, 5 लाख के ऊपर जितने भी मामले हैं वो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज के पास में। सेम वही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का पावर सेम है, तो उसके पास भी 5 लाख तक का रहेगा। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज है वो 5 to 2 लाख, 5 से लेके 2 लाख तक के मामले जो है ये आएंगे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के पास में। नीचे लोअर कोर्ट के अंदर है वो लेस देन 2 लाख के जितने मामले हैं वो नीचे लोअर कोर्ट्स में जाएंगे। तो ये है पिक्यूनरी पावर्स जो है उसके हिसाब से ये यहाँ पे डिवाइड किया गया है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। उसका एक अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट की। तो दोस्तों जो ये रेवेन्यू कोर्ट है इनका काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना, और इनको जो है इसके अंदर इस हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर रहेगा आपका डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिला दंडाधिकारी। ये न्यायाधिकारी नहीं है, समझ लीजिएगा, ये जिला दंडाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके नीचे आपका हो गया एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये मतलब नीचे इसके अंदर है जितने भी हायरार्की है। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इसको जैसे कलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर है इसके पास में पहले मजिस्ट्रेट के पावर होते थे, मतलब कि ये किसी मामले की सुनवाई कर सकता था, उसको दंड भी सुना सकता था। लेकिन फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वहाँ पे एग्जीक्यूटरी और जो जुडिशरी है इन दोनों के पावर्स को अलग अलग कर दिया। तो आर्टिकल 50 के अंदर है, यहाँ पे लिखा है कि जुडिशरी और ये एग्जीक्यूटरी है दोनों का पावर है वो उनको सेपरेट कर दिया था। तो यहाँ पे आर्टिकल 50 है एक, ये ध्यान दीजिएगा, कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। यहाँ आर्टिकल 50 से जो है डीएम साहब की यहाँ पे मजिस्ट्रेट की पावर छीन ली गई। मतलब कि ये कोई भी जो क्रिमिनल मामला है उसकी सुनवाई नहीं कर सकते और उसको दंड नहीं दे सकते, उसको सज़ा नहीं सुना सकते। कई बार इनको पावर दिया भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। भले ही इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, लेकिन इनका जो मेन काम है, अच्छा इसका एक काम और है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है उसको बनाए रखना है, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन दे सकते हैं, मतलब कि अपराध को रोकने का काम है वो ये कर सकते हैं, लेकिन अपराध होने के बाद में उसका ट्रायल और उसको पनिशमेंट देना ये काम इनका नहीं है। और जब से CRPC 1973 बनी तब से इनके पास में थोड़ा बहुत जितना पावर था वो भी छीन लिया गया।
बाकी आर्टिकल 50 के अंदर है वो भी छीन लिया गया था। तो ये इनकी मजिस्ट्रेट पावर है वो इन दोनों की वजह से चली गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और तो अगर आपके कुछ और इसमें लग रहा है, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।